नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बीच अहम बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री आवास पर बैठक संपन्न हो चुकी है। वहीं भारत और पाकिस्तान के सैन्य महानिदेशकों के बीच अहम वार्ता है। ऑपरेशन सिंदूर के साथ भारत ने खींची एक नई लक्ष्मण रेखा। भारत ने कैसे दिया आतंक के खिलाफ एक नया और करारा जवाब, और क्या है वैश्विक संदेश ऑपरेशन सिंदूर का, बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजरें। टेस्ट क्रिकेट से विराट कोहली की विराट पारी समाप्त हुई है। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। भारतीय क्रिकेट में कोहली के योगदान को याद किया जाएगा। वहीं देश दुनिया में खेल प्रेमी ने विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास को किस तरह से लिया है, ये भी बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री आवास पर महत्वपूर्ण बैठक। रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख बैठक में शामिल। भारत और पाकिस्तान के सैन्य महानिदेशकों के बीच अहम वार्ता। वार्ता के बाद होगी आगे की रणनीति तय। भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सशस्त्र बलों का आभार जताया। कहा, आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक संदेश। भारतीय सेना ने दिया अदम्य साहस का परिचय। भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी। सेंसेक्स में 2200 अंकों तक की उछाल। वहीं निफ्टी में भी देखी गई 700 से अधिक अंकों की बढ़त। और इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट क्रिकेट में कोहली ने अपनी विराट पारी को दिया विराम, किया संन्यास का ऐलान। वनडे में जलवा दिखाते रहेंगे। पिछले ही साल लिया था T20 इंटरनेशनल से संन्यास। प्रधानमंत्री आवास पर अब से कुछ देर पहले एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुख शामिल हुए। भारत पाकिस्तान के बीच मौजूदा हालात के बीच ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। इसी के साथ कई बैठकों के दौर लगातार जारी हैं। इस बैठक के भीतर मौजूदा हालात की समीक्षा से लेकर तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई, समीक्षा की गई है। इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथी अमरेंद्र गुप्ता मौजूद हैं। अमरेंद्र, क्या इस पूरी बैठक का अपडेट अभी तक क्या है? बैठक संपन्न हो चुकी है, कई अहम बैठकें इस समय अभी जारी हैं। जी ऋतु, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास पर जो है अगर देखें तो 2 अहम बैठक मानी जा सकती है। सुबह 11 बजे जो एक प्रमुख बैठक हुई, उसमें प्रधानमंत्री जी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख, इसके अलावा सीडीएस और एनएसए डोभाल और विदेश मंत्री मौजूद थे। ये बैठक तकरीबन 12 तक चली। इस बैठक में बताया जा रहा है कि इस पूरे मसले पर प्रधानमंत्री ने जो है जानकारी ली है कि किस तरह से ऑपरेशन चल रहा है, और दूसरी तरफ से जो रणनीतिक जो समीक्षा थी उसको भी किया गया है। और उसके बाद जब बैठक खत्म होती है तो उसके बाद राजनाथ सिंह जी सबसे पहले निकलते हैं बैठक से 12 बजे। उसके अलावा फिर विदेश मंत्री निकलते हैं और सेना प्रमुख में दोनों सेना प्रमुख, थल सेना और जल सेना प्रमुख निकल जाते हैं, लेकिन वायु सेना प्रमुख रहते हैं। और एक दूसरी जो अहम बैठक वो तकरीबन 35 मिनट चलती है, जिसमें प्रधानमंत्री के साथ एनएसए अजीत डोभाल और वायु सेना प्रमुख रहते हैं। और ये बताया जा रहा है कि इस बैठक में जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव है, और प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर जिस तरह से इस मामले में संदेश दिया है कि हम संयम बरत रहे हैं, हमारी तरफ से किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, और जिस तरह से निर्देश था कि अगर उनकी तरफ से गोली चलती है तो हमारे तरफ से गोला चलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर सेना को पूरे राइट्स दिए हुए हैं। ऐसे में जो एक अहम जो बैठक जिसे कहें कि डीजीएमओ इंडियन आर्मी के की जो है पाक डीजीएमओ के साथ जो
फोन पे बातचीत है, उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है सेना की तरफ से 2:30 बजे की जाएगी। तो उसके बाद पता चलेगा कि क्या इस मामले में निष्कर्ष निकला है दोनों की बातचीत में। लेकिन प्रधानमंत्री जी के जो आवास पे जो बैठक है वो खासी अहम, और इसको बताया जा रहा है कि काफी रणनीतिक तौर पे ये बैठक मानी गई है। और इसमें दोनों बैठकों में पहले तो अभी तक की स्थिति का जायजा लिया गया, समीक्षा की गई, और दूसरी तरफ से प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिया है पहली बैठक का जो निष्कर्ष है। और दूसरी बैठक में एनएसए डोभाल और वायुसेना प्रमुख ने बाकायदा अभी तक की जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो चीजें थी और भारत पाकिस्तान के बीच के जो मसले थे उसकी चर्चा की है, और उनको प्रधानमंत्री को बताया है कि किस तरह से ये ऑपरेशन चल रहा है। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी उन्हें निर्देश दिए गए हैं। ऋतु जी अमरेंद्र, बिल्कुल समीक्षा बैठक हुई है प्रधानमंत्री आवास पे, बेहद अहम ये बैठक हो रही है जिसमें तीनों सेना प्रमुख हैं, सीडीएस हैं, विदेश मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, एनएसए अजीत डोभाल हैं। साथ ही साथ इस बैठक को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि 2:30 बजे हम जानते हैं कि भारत के डीजीएमओ स्तर के अधिकारियों के साथ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। इसी बीच हम ये भी जानते हैं कि दोनों देशों के डीजीएमओ स्तर की भी वार्ता जारी है, इसलिए ये बैठक भी बेहद अहम हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र, और अपडेट के लिए आपके पास आएंगे। अभी तक के लिए शुक्रिया। उधर भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में आतंकी अड्डों का न केवल सफाया किया गया है बल्कि आतंकवाद के खिलाफ एक दृढ़ और सख्त संदेश भी दिया गया है। भाजपा नेता ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक संदेश है जो भारतीय सेना ने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया है। जिस प्रकार आतंकवाद का खात्मा बीते कुछ दिनों में हमने भारतवर्ष में देखा है, भारतवर्ष ने जिस प्रकार से पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से समाप्त किया है, वह अपने आप में पूरे विश्व में एक संदेश भेजता है, एक निर्णायक संदेश। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के विरोध, आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक संदेश। आज सारा भारत धन्यवाद करता है भारत की आर्मी का, भारत की सेना का, भारत की एयरफोर्स का, भारत की नेवी का, और उन तमाम जाबाज सेनानियों का जिनके कारण आज ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है। संबित पात्रा ने कहा कि भारत के आतंकवाद के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को पूर्ण वैश्विक समर्थन मिला है। 50 वर्षों से अधिक तक जो टूल्स इस्तेमाल नहीं किए गए उन टूल्स को भारत ने इस्तेमाल किया। 6 और 7 मई की रात 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। इस ऑपरेशन ने दुनिया को दिखाया कि केवल एलओसी नहीं बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर के पार भारत आतंक को खत्म किया जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से सीधी बातचीत की। हाउ टू आइसोलेट पाकिस्तान, हाउ टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। और सबसे बड़ी बात है, तमाम देशों ने भारत का समर्थन किया। 50 वर्षों से भी अधिक समय तक जो टूल्स कभी इस्तेमाल नहीं किए गए थे, जिस क्षेत्र में भारतवर्ष कभी नहीं गया था, वह टूल्स इस्तेमाल किए गए, और अपने आप में भारत के लिए यह बहुत बड़ी बात है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि केवल एलओसी नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर के पार जाके भी भारत पाकिस्तान के अंदर किसी भी टारगेट को प्रिसाइसली उस पर हमला कर सकता है और आतंकवाद के खौफ को समाप्त कर सकता है। उधर देश के 32 एयरपोर्ट से फिर से संचालन शुरू हो गया है। इससे पहले इन एयरपोर्ट्स को 15 मई तक बंद करने का निर्णय लिया गया था। इसे लेकर अब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई ने एक नया अपडेट दिया है। एएआई ने बताया कि ये सभी हवाई अड्डे तत्काल प्रभाव से नागरिक विमान संचालन के लिए उपलब्ध हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एक बयान में कहा है कि 15 मई 2025 को सुबह 5:29 बजे तक 32 हवाई अड्डों पर नागरिक विमान संचालन के लिए अस्थायी रूप से बंद करने की अधिसूचना जारी की गई थी। अब सूचित किया जाता है कि ये हवाई अड्डे तत्काल प्रभाव से नागरिक विमान संचालन के लिए उपलब्ध हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी उड़ान की स्थिति सीधे एयरलाइंस से जांचें और नियमित अपडेट के लिए एयरलाइंस की वेबसाइट पर जरूर नजर रखें।
भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई के बाद आतंकियों के जनाजे की तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों से एक बार फिर से पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों का नापाक गठजोड़ खुलकर सामने आ गया है। इन तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि आतंकी के जनाजे में पाकिस्तानी सेना, सरकार और पुलिस के शीर्ष अधिकारी एक वैश्विक आतंकवादी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तस्वीर में सबसे आगे सफेद कपड़ों में खड़ा ये लश्कर का आतंकवादी हाफिज अब्दुल रऊफ है। भारत के इस खुलासे के बाद जब मामले ने तूल पकड़ा तो अब पाकिस्तानी सेना ने बेहद ही बचकाना सफाई दी है। पाकिस्तान के डीजी ISPR ने एक प्रेस ब्रीफिंग में दावा किया कि अंतिम संस्कार में अन्य सैन्य कर्मियों के साथ लश्कर के आतंकवादी की वायरल तस्वीर वास्तव में एक साधारण पार्टी कार्यकर्ता की है। लेकिन इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि पाकिस्तानी सेना का यह दावा एक बड़ा झूठ और पूरी तरह से सच पर पर्दा डालने वाला है। अमेरिकी ट्रेजरी नोट के अनुसार पाकिस्तानी सेना द्वारा पेश किए गए आदमी का विवरण, जिसमें जन्मतिथि और यहां तक कि राष्ट्रीय पहचान संख्या भी शामिल है, लश्कर आतंकवादी हाफिज अब्दुल रऊफ से बिल्कुल मेल खाता है। इस बात के दस्तावेज भी अब दुनिया के सामने आ गए हैं कि आतंकी के जनाजे में लश्कर का आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ ही शामिल हुआ था। आपको बता दें कि हाफिज अब्दुल रऊफ OFAC प्रतिबंधों के तहत एक वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान के DG ISPR की प्रेस ब्रीफिंग में बैठे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कर्मियों ने इस बड़ी गलती और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की स्वीकारोक्ति को कवर नहीं किया। दुश्मन के हवाई खतरों का खात्मा कर भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने अपनी तकनीकी दक्षता साबित की है। 7 और 8 मई की रात हो या फिर सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति के बाद, यानी शनिवार को पाकिस्तानी ड्रोन हमलों को नाकाम करने की बात, भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने नागरिकों को सैन्य ठिकानों की बखूबी रक्षा की है। पाकिस्तानी मिसाइल हो या ड्रोन, भारतीय सीमा में घुसते ही धुआं धुआं हो गए। 7 और 8 मई की रात को भारत के 4 राज्यों, 15 शहरों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ड्रोन और मिसाइलें पाकिस्तान की तरफ से दागी गई। लेकिन भारत की आधुनिक, उन्नत और तकनीकी दक्षता वाले एयर डिफेंस सिस्टम के सामने पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। In the evening of 7th of May, we were saturated with a raid of Pakistani unmanned aerial vehicles and small drones. And these came in waves in our civilian areas, over our military installations, and all of them were successfully intercepted. Few of them did manage to land. However, there was not much damage that they did. यहाँ हम आपको बता रहे हैं कुछ चुनिंदा मिसाइल रक्षा प्रणालियां जिन्होंने पाकिस्तान के हमलों को नाकाम करने में अहम भूमिका निभाई, जिसमें शामिल है आकाश। ये मिसाइल प्रणाली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये ड्रोन, फाइटर जेट्स और क्रूज मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है और ये पूरी तरह से स्वदेशी है। दूसरी मिसाइल प्रणाली है MRSAM। ये भी मध्यम दूरी की सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। इजराइल के सहयोग से भारत में इसका निर्माण हुआ है। ये 20 किलोमीटर ऊंचाई और 70 से 100 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है। तीसरी मिसाइल प्रणाली है ZU-23-2, एक सोवियत निर्मित ट्विन बैरल 23 mm ऑटोमेटिक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। ये शॉर्ट रेंज में बहुत मारक प्रणाली है। इसकी रेंज 2.5 किलोमीटर की है। चौथी मिसाइल प्रणाली है L-70। L-70 एक स्वीडिश निर्मित 40 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन है, जिसे भारत ने अपग्रेड किया है। यह भारतीय सेना और वायुसेना को निम्न ऊंचाई वाली रक्षा में सहयोग करती है। शिल्का एक सोवियत निर्मित स्वचालित एंटी एयरक्राफ्ट गन है, जिसमें 23 mm तोपें लगी हुई हैं। यह भारतीय सेना की निम्न ऊंचाई वाली रक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुदर्शन 400 यह रूस से ली गई मिसाइल सिस्टम है, जो कि दुनिया की शक्तिशाली मिसाइल सिस्टम में से एक है। ये 90 किलोमीटर तक वार कर सकती है।
भारत की वायु रक्षा रणनीति इतनी मजबूत है कि उसने पाकिस्तान के कई ड्रोन को इंटरसेप्ट कर अपनी तकनीकी दक्षता साबित की और कई अहम सैन्य ठिकानों और इंफ्रा को सुरक्षित रखा, जबकि पाकिस्तान ने भारत के जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए अपने नागरिकों और विमानों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। लंबी, मध्यम और छोटी दूरी के वायु रक्षा प्रणालियों के मिले जुले सिस्टम ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। बराक, इगला, पेचौरा, स्ट्राइकर, तुंगुस्का और भारतीय रडार, इंटेलिजेंस डिवाइस, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और जैमर ने एक साथ मिलकर हवाई खतरों की पहचान की, उन्हें ट्रैक किया और हवा में ही नेस्तो नाबूद कर दिया। भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने साबित कर दिया कि वो अपने दुश्मन देश पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य और रणनीतिक शक्ति का महत्वपूर्ण प्रदर्शन था। इसने आतंकवादी खतरों को सफलतापूर्वक बेअसर कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता, जीरो टॉलरेंस की नीति को मजबूत किया। साथ ही रणनीतिक संयम और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी बनाए रखा। भारत ने पाकिस्तान को सैन्य और गैर सैन्य दोनों ही तरीकों से करारा जवाब दिया है। सैन्य कार्रवाई की बात करें तो भारत ने कई प्रकार की सैन्य कार्रवाई की। 9 आतंकवादी ठिकानों पर समन्वित सटीक मिसाइल हमले किए। पाकिस्तान में 4 और पीओके में 5 हमले किए गए, यानी कि कुल मिलाकर 9 हमले, जिसमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के लिए प्रमुख कमांड सेंटर पर ये बड़े हमले थे। भारत ने लाहौर की वायु रक्षा प्रणाली को भी बेअसर किया। भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन ऐसा रहा है कि लाहौर की वायु रक्षा प्रणाली इसके सामने बेअसर दिखाई दी। पाकिस्तानी वायु रक्षा को नष्ट करने के लिए कॉमिकेज ड्रोन लॉन्च किए गए। 9 और 10 मई की रात को 3 घंटे के भीतर 11 ठिकानों पर बड़े हमले किए गए, जिनमें शामिल था नूर खान एयरबेस, रफीकी, मुरीद के, सुक्कुर, सियालकोट, पसरूर के ठिकानों पर हमले, चुनियन, सरगोथा, स्कारू, भुलारी और जकोबाबाद ठिकानों पर हमले किए गए। ये तमाम वो बड़े हमले रहे जिसने पाकिस्तान की सैन्य ताकत के एक तरह से परखच्चे उड़ा दिए और एक जो लंबे समय से गीदड़ भभकी पाकिस्तान की रही है अपनी सैन्य शक्ति को लेकर, उसको भी पूरी तरह बेनकाब किया। आतंकवादियों के बंकरों को नष्ट किया। भारत की ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई के तहत निशाना आतंकवादियों के उन अड्डों को बनाया गया जिनके जरिए पाकिस्तान भारत में आतंकवादी वारदातों को अंजाम देता है। गैर सैन्य कदम की अगर हम बात करें तो सिंधु जल संधि को स्थगित करना भारत का निर्णायक कदम था। अपने कुल जल उपयोग के 93% के लिए सिंधु प्रणाली पर निर्भर है पाकिस्तान और इस देखते हुए मंगला और तरबेला बांधों में केवल 10% लाइव स्टोरेज क्षमता प्रभाव में रुकावट से कृषि नुकसान और खाद्यान्न की कमी, कपड़ा और उर्वरक सहित अन्य उद्योगों को बड़ा असर होगा पाकिस्तान के। वहीं सिंधु जल संधि के निलंबन से भारत का पश्चिमी नदियों पर पूर्ण नियंत्रण है। भारत में नए जलाशयों का निर्माण संभव है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और हरियाणा में इससे बेहतर सिंचाई होगी। भारत का निर्णायक संदेश है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। वहीं भारत ने अटारी वाघा सीमा को भी बंद कर दिया है। पाकिस्तान के साथ सभी द्विपक्षीय व्यापार निलंबित है, यानी कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जहां एक तरफ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत, तो वहीं दूसरे कई ऐसे बड़े कदम उठाए हैं जिसका बड़ा असर पाकिस्तान पर पड़ने जा रहा है। पाकिस्तान के साथ सभी द्विपक्षीय व्यापार निलंबित कर दिए गए हैं। प्याज जैसे प्रमुख सामानों के निर्यात पर रोक है।
सीमेंट और वस्त्र जैसे आयात को पूरी तरह प्रतिबंध किया गया है। भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानियों का वीजा रद्द किया गया। भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानियों को तुरंत वापस भेजा गया। पाकिस्तानी कलाकारों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रदर्शन, स्क्रीनिंग, संगीत रिलीज और सांस्कृतिक सहयोग पर भी रोक है। वहीं स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म तक भी ये प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। तो कई ऐसे बड़े कदम उठाए गए हैं जो सिर्फ एक तरह से आतंकवादी ढांचों को नुकसान पहुंचाने से लेकर पाकिस्तान के साथ अभी तक जो तमाम मोर्चों पे एक बेहतर संबंध भारत के रहे हैं उनको भी दरकिनार करते हुए भारत ने एक बड़ा एक तरह से कदम उठाया है। पाकिस्तान के इन आतंकवादी हमलों के जवाब में पाकिस्तान को एक बड़ा सबक सिखाने के लिए पीएम के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए विश्व भर में आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह सख्त संदेश दिया है उसे पूरी दुनिया में न केवल समर्थन मिला है बल्कि सराहा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर भारत का दृढ़ और सशक्त जवाब रहा है पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ। पीएम मोदी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर एक सुसंगत और संतुलित ऑपरेशन रहा। भारत का ये बड़ा जवाब भारत का है। भारत का प्रतिकार रहा है प्रभावी और निर्णायक। तत्काल प्रतिक्रिया के बजाय संयमित और प्रभावी जवाबी कार्रवाई भारत ने की है। केवल आतंकवादी ठिकानों पर हमले रणनीति को सराहाया गया है क्योंकि लगातार विश्व का बड़ा समर्थन भारत के साथ था। उकसावे के बावजूद पाकिस्तान में नागरिकों पर किसी तरह का कोई हमला भारत की तरफ से नहीं हुआ है। पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया कि भविष्य में आतंकवादी हमला अगर होगा तो एक्ट ऑफ वॉर होगा। वो बहुत साफ भारत ने पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के साथ संदेश साफ दिए हैं। मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी कुछ और बड़ी खबरें। देखते रहिए डीडी न्यूज। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के क्या साफ संदेश हैं आइए वो भी आपको एक बार बताते हैं कि भारत को किस तरह से भारत ने एक रणनीतिक बढ़त हासिल की है ऑपरेशन सिंदूर के साथ। अगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिहाज से भी देखें और विश्व में एक वैश्विक समर्थन के लिहाज से देखें, जवाब देने के लिए सिद्धांत से आगे बढ़कर निर्णायक जवाबी कार्रवाई भारत की रही है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के रूप में एक नई लक्ष्मण रेखा भारत ने खींची है और इस लक्ष्मण रेखा के दायरे में कई ऐसे बड़े मसले आते हैं। उधर पाकिस्तान को इसे नजरअंदाज करने की अब दोबारा गलती पाकिस्तान नहीं करेगा। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने एक साफ जवाब पाकिस्तान को दिया है। पहली बार आतंकियों और उनके सरपरस्तों के बीच फर्क को नकारा गया, यानी कि पाकिस्तान हमेशा से एक बात कहता था कि किस तरह से स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच के फर्क को खत्म किया। इस फर्क को खत्म किया उस तस्वीर में जिसमें नमाज जनाजा में किस तरह से तमाम सैन्य अधिकारी मौजूद थे। वो तस्वीरें बहुत साफ इस फर्क को एक तरह से बेनकाब करती हैं। इससे पाकिस्तान के नापाक तत्वों की छूट पर भी लगाम लगी है। उन तत्वों को जिनको हमेशा से एक लीवरेज पाकिस्तान देता रहा है उसे भी दुनिया के सामने बेनकाब किया भारत ने। पाकिस्तान का एयर डिफेंस बस ताकता ही रह गया जिस तरह से भारत की पूरी कार्रवाई रही है। वहीं 23 मिनट में सटीक और तेज कार्रवाई की पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बेनकाब हो गई। भारत की आधुनिक एयर डिफेंस क्षमता का दमदार प्रदर्शन दिखाई दिया और ये प्रदर्शन देखा न सिर्फ पाकिस्तान ने तो उसे झेला लेकिन दुनिया ने देखा है। एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर ने पाकिस्तान के सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें गिराई हैं। वहीं संघर्ष को बढ़ाए बगैर भारत का सटीक वार रहा है जो कि आतंकवाद के खिलाफ आतंकी ठिकानों तक सीमित रहा। भारत के शुरुआती निशाने पर केवल आतंकी अड्डे रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ भारत ने आतंक पर कड़ा प्रहार किया। मोस्ट वांटेड सूची में शामिल खतरनाक आतंकियों को मार गिराया। वहीं मोस्ट वांटेड सूची में शामिल खतरनाक आतंकवादियों को मार गिराया है।
इसी के साथ साथ हमने देखा कि किस तरह से कई आतंकी मॉड्यूल्स के प्रमुखों को भी मार गिराया। इसमें हमने देखा डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत साफ बताया गया कि किन इलाकों को एक तरह से निशाना बनाया गया, साथ साथ कौन कौन से आतंकवादियों को पूरी तरीके से खत्म किया गया। 3 घंटों में 11 एयरबेस पर हमला हुआ। पाकिस्तानी वायुसेना का 20% ढांचा नष्ट किया गया है। पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस पर बमबारी की गई और चकलाला तक पहुंचना भारत का ये बहुत साफ संकेत पाकिस्तान के लिए था। इसमें पाकिस्तान के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, 4 एयरमैन सहित 50 से अधिक लोग मारे भी गए हैं। तो बड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से रही है। हालांकि इस कार्रवाई की शुरुआत भारत ने सीधे सीधे आतंकवादी अड्डों को लेकर की थी, लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई की गई सैन्य ठिकानों पर, तो भारत की जवाबी कार्रवाई भी मुंह तोड़ जवाब रहा। सेना, नौसेना और वायुसेना ने मिलकर कई हमले किए। ये देश की बढ़ती संयुक्त सैन्य ताकत का प्रमाण था। ये प्रमाण दिखाया न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दुनिया को भी दिखाया, क्योंकि आतंकवाद को लेकर दुनिया का भी जो रुख था उसको भी एक नई परिभाषा भारत ने अपनी इस कार्रवाई के साथ दी है। दुनिया को दिखाया कि देश की रक्षा के लिए किसी की इजाजत का इंतजार अब नहीं करेगा भारत। अब भारत को किसी के समर्थन या इजाजत का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये भी दिखाया कि आतंकवाद को सजा दी जाएगी, कहीं भी, कभी भी। भारत ने कश्मीर के मुद्दे पर नैरेटिव को बदला। दुनिया भर से मिला बड़ा समर्थन। वहीं वैश्विक नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के संघर्ष का समर्थन किया है। अब देख रहे हैं 22 तारीख के बाद से लगातार जिस तरह से पाकिस्तान की भर्त्सना हो रही थी, पहली बार दोनों देशों के संबंधों को आतंकवाद की नजर से भी देखा गया। एक लंबा प्रयास भारत का रहा, लंबा संघर्ष भारत ने किया है कि आतंकवाद के मोर्चे पर पाकिस्तान को अलग थलग करे, आतंकवाद के मुद्दे को कश्मीर के मुद्दे से पूरी तरह से अलग कर दिया गया है। भारत ने कहा कि कश्मीर का मसला अलग, आतंकवाद का मसला अलग है। पाकिस्तान जिस तरह से भारत में लगातार आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम दे रहा है, उसके खिलाफ पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है और उसके लिए भारत अब किसी की इजाजत या किसी का इंतजार नहीं करेगा। इस पूरे विषय पे और बात करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रभुदयाल साहब पाकिस्तान में भारत के पूर्व काउंसिल जनरल हैं। प्रभुदयाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेजर जनरल अशोक कुमार, सेवानिवृत्त रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो मेजर जनरल अशोक आप ही के पास आना चाहेंगे, इसलिए भी कि ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से पिछले अगर 3 दिन की कार्रवाइयों को हम देखें, भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन तो है ही, लेकिन पाकिस्तान जिस अपनी सैन्य शक्ति को लेकर पूरे विश्व में हंगामा और हल्ला मचाता था, उसको भी पूरी तरह से भारत ने अपने ऑपरेशन सिंदूर के तहत बेनकाब कर दिया। आपका ये ऑब्जर्वेशन पूरी तरह से सही है। अगर आप ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो 1971 के दौरान ही हमने पाकिस्तान को डिसिमेट किया था और 2 हिस्सों में तोड़ दिया था, जिसमें उसके ईस्ट पाकिस्तान हिस्से को तोड़ करके बांग्लादेश का जन्म हुआ था। उसके बाद उसने ये समझ लिया कि कन्वेंशनल वॉर के किसी भी तरीके से वो भारत के समक्ष खड़ा नहीं हो सकता, और इसलिए 1980 के बाद में उसने टेररिज्म के इंस्ट्रूमेंट से भारत पर नुकसान पहुंचाना शुरू किया। उसको शुरुआती दौर में 1 दशक में सफलता भी मिली, जिसमें 1990 में उसने जम्मू एंड कश्मीर की स्थिति को काफी नुकसान पहुंचाया और वहां के कश्मीरी पंडित्स को वैली छोड़ के जाना पड़ा, अपना घर बार, वेल्थ और सब कुछ। और उसके बाद भी जब वहां पे टेररिज्म आर्म फोर्सेस की वजह से कंट्रोल में आई, उसके बावजूद 1999 में उसने कारगिल में लाइन ऑफ कंट्रोल की जो सैंक्टिटी 1972 के शिमला एग्रीमेंट में तय हुई थी, उसको भी तोड़ करके उसने अटैक किया, और हमने उसकी सैंक्टिटी को मानते हुए भी अपनी तरफ से उसको बाहर निकाल के फेंक दिया। उसके बाद से वो हमेशा एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट होने की वजह से हमेशा ये मानता रहा था कि कभी भी भारत उसके ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर सकता है। खासकर उसलिए भी क्योंकि भारत की जो न्यूक्लियर क्षमता है उसमें नो फर्स्ट यूज का प्राविधान है, यानी हम बोलते हैं हम पहले किसी के ऊपर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे, और अगर हमारे ऊपर किसी ने किया तो सेकेंड स्ट्राइक हमारी जो होगी वो बहुत भीभत्स और भयानक होगी। जबकि पाकिस्तान की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव आया है भारत की राष्ट्रीय नीति में। पहला बदलाव हुआ 2016 में उड़ी में जब ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर अटैक हुआ था और 20 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे।
उस दौरान हमने लैंड बेस्ड सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर की थी, और ये छुप के नहीं की थी, ये पब्लिकली पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट ने इस बात को ओन किया था, जो एक मेजर शिफ्ट था नेशनल स्ट्रेटजी में। 2019 में पुलवामा के बाद में हमने ग्राउंड ट्रूप्स के बियॉन्ड जाकर के एयर रिसोर्सेज को यूज किया, बट इन दोनों में मोस्टली हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के एलओसी के पास वाले इलाकों को हमने टारगेट किया था। लेकिन अब जब पहलगाम में ये घटना हुई है 22 अप्रैल को, और 7 मई को जो हमारा रिस्पांस है, आप उसका लेवल देखिए, ये अपने आप में अपरिहार्य है, विश्व के लिए एक नमूना है, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने पहली बार 1971 के बाद में एक संयुक्त अभियान चलाया है, और 7 तारीख की सुबह में पीओके के 5 और पाकिस्तान के पंजाब के 4 जगहों पर टारगेट बनाया है। ये टारगेट जो है, जो एलओसी या आईबी के क्लोज वाली जगह नहीं है, ये जो जेईएम और एलईटी के मेन हेडक्वार्टर्स हैं बहावलपुर और मुरीद के, उस पर अटैक किया गया, जिसकी वजह से 100 से ज्यादा टेररिस्ट मारे गए, इंक्लूडिंग जो मेजर बंदे वहां पर हैं टेररिज्म में लगे हुए। हिंदुस्तान तो पहले भी उनको डोजियर सौंपता रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके टेररिज्म और वहां का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मेजर जनरल अशोक, भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी उस रणनीति को पूरी तरीके से बदल दिया। जहां एक तरफ से डोजियर्स दिए जाते थे, उस पर जवाब नहीं आता था, उस पर किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं होता था, डिनाइल मोड में पाकिस्तान था। आज आतंकवाद के खिलाफ एक तरह से एक बड़ा जवाब देते हुए, एक कार्रवाई को अंजाम देते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने साफ कर दिया कि अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के 3 दिन के बाद अब आप आगे की राह क्या देख रहे हैं? मेरे ख्याल से इस बीच ना बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। एक तो पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े हैं कि उसने खुद सीज फायर के लिए डीजीएमओ को कॉल करके रिक्वेस्ट किया। सेकेंडली, इंडिया की नाउ ओपन नेशनल पॉलिसी हुई है कि कोई भी आतंकवादी हमला जो है वो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। तो अब उसमें नंबर्स का गेम नहीं रह गया है। अगर एक सिंगल इंसान भी, भारतीय भी जम्मू एंड कश्मीर में या कहीं पर भी मारा जाता है, तो अगर उससे किसी स्टेट का लिंक रहेगा तो वो स्टेट ऑफ वार माना जाएगा, और इंडिया अपने सारे फोर्सेस एंड रिसोर्सेज को अप्रोप्रिएटली इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। तो मेरे ख्याल से अब हम एक डिफरेंट लेवल पे पहुंच रहे हैं, और जिस तरह का अभूतपूर्व सफलता हमको मिली हुई है, विश्व में कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है जहां पर इतने कम समय में 23 मिनट के टाइम में हमने इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और बाद में भी जब उन्होंने ड्रोन से अटैक किया, तो हमारी जो अटैक थी वो स्पेसिफिक प्रिसाइजन बेस्ड, और उनके एयर बेसेस एंड एयर डिफेंस को सबको काट के आगे निकल गई। तो मुझे लगता है कि भारत अब एक डिफरेंट लीग में है, और चीन, टर्की और कुछ अन्य देशों की मदद के बावजूद पाकिस्तान एक तो इस युद्ध में कुछ कर नहीं पाया, और आगे भी कुछ कर सकने की स्थिति में नहीं है। होपफुली वो सही लेसन्स लेगा, और अगर अच्छा होगा कि वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक पॉलिसी है वो सामने आए, और मिलिट्री का दबदबा खत्म हो, वो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के नीचे चलें। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब अमेरिकन विदेश मंत्री ने बात किया, तो हिंदुस्तान में उन्होंने हमारे विदेश मंत्री से बात किया, लेकिन वहां पर उनसे बात करने की बजाय असीम मुनीर से बात किया। क्योंकि पाकिस्तान में चाहे व्यक्त तौर पे सरकार कोई भी चल रही हो, लेकिन अव्यक्त रूप में सारी सरकार वहां की मिलिट्री चलाती है, जो उस देश के लिए भी एक बहुत बड़ा दुखद संकेत है। होपफुली पाकिस्तान की पब्लिक इस बात को समझेगी और वहां के करंट मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को उखाड़ फेंकेगी। और बिल्कुल मेजर जनरल अशोक, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट किस तरह से संरक्षण देती रही है आतंकवाद को, इसकी भी बहुत साफ तस्वीर प्रभुदयाल जी इस बार हमने देखी। किस तरह से जनाजे में तमाम सैन्य अधिकारी मौजूद दिखाई दे रहे थे। आपको क्या लगता है कि भारत को एक लंबा समय लगा, लेकिन आज भारत ने वो एक तरह से स्थान भी हासिल कर लिया है वैश्विक कूटनीति में, कि अगर आतंकवाद की कोई घटना होगी तो उसमें भारत सीधे जवाब देगा, और इस जवाब में भारत को किसी की सहमति, किसी के समर्थन, किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। ये एक्ट ऑफ वॉर है, भारत इसका खुलकर जवाब देगा। रितु जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, भारत ने बहुत करारा जवाब दिया, और ये भी स्पष्ट कर दिया है कि आइंदा भी वो ऐसा ही जवाब देगा। मेजर जनरल साहब ने बिल्कुल सही कहा
कि पाकिस्तान में वैसे तो एक नाम की डेमोक्रेसी है, लेकिन वास्तविक तौर पर वहां आर्मी की ही जो बात चलती है। पाकिस्तान में जो आर्मी और आईएसआई है, उनको वहां की डीप स्टेट कहा जाता है, क्योंकि डीप स्टेट का मतलब होता है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट से ऊपर का स्तर उनका होता है, उन्हीं की बात मानी जाती है। और ये जो डीप स्टेट है, आर्मी और आईएसआई, इसकी नस नस में भारत के लिए बहुत नफरत भरी हुई है। और क्योंकि इसमें वो शक्ति नहीं है कि भारत के साथ डायरेक्टली लड़ ले, तो इस वजह से वो एक कोवर्ट वॉरफेयर का इस्तेमाल करता है टेररिस्ट के जरिए। ये पूरे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान में, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और भी कई, ये सब आर्मी और आईएसआई ने स्थापित किए हैं और यही उनको फंडिंग देती है, वेपन्स देती है, ट्रेनिंग देती है और लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार भारत में भेजती है। तो ये आर्मी की तो ये हरकत ही रही है। लेकिन देखिए, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो हमने ये स्पष्ट कर दिया था कि हम ये जो पहलगाम में टेरर अटैक हो रहा है उसके जवाब में ये कर रहे हैं। सिर्फ एक लिमिटेड अटैक है टेररिस्ट साइट्स पे। लेकिन हमने ये भी स्पष्ट कर दिया था कि अगर पाकिस्तान एस्केलेट करेगा तो हम रिटेलिएशन करेंगे, और वही हुआ। पाकिस्तान ने नासमझी में एस्केलेट किया और फिर उसको इतनी जबरदस्त मार पड़ी है। हालांकि देखिए, वो झूठ मूठ बोलता रहा, कई फेक न्यूज उसने सर्कुलेट किए, फेक वीडियोस वगैरह, कि जैसे उसने इंडिया के टारगेट्स अटैक किए, लेकिन ये सब फेक निकले और वहां की जो जनता है पाकिस्तान की, उसको भी पता चल गया कि किस तरह से उनकी सरकार, उनकी आर्मी जो है हार रही है, एक तरफ करारी मार खा रही है और साथ ही साथ झूठ खबरें फैला रही है। देखिए, आपको याद होगा कुछ दिन पहले पाकिस्तान की असेंबली में एक वहां के जो मेंबर है, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को कहा कि ये तो गीदड़ है, मतलब डरपोक है, कुछ कर नहीं पा रहा वगैरह। तो वो देख रहे थे कि वास्तव में पाकिस्तान जो है वो मार खाता जा रहा था। बिल्कुल प्रभु दयाल जी, चकलाला तक भारत का पहुंचना पाकिस्तान के नागरिकों के लिए भी एक संकेत था कि किस तरह से वो अपनी सैन्य ताकतों और तमाम जो आतंकवादी संगठन है उनको, अगर उनकी हुक्मरान अगर संरक्षण दे रही है तो उसके क्या क्या खतरनाक अंजाम हो सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है प्रभु दयाल जी, हमने देखा किस तरह से आतंकवादी रऊफ की एक तरह से ताकत बढ़ाते हुए उसकी पीठ के साथ साथ पीछे पूरी सैन्य अधिकारी तमाम अपनी वर्दियों में, सैन्य वर्दियों में खड़े दिखाई दिए हैं। ऐसे में पिछले 3 दिन की इस तनाव, इस कार्रवाई के बीच में, ऑपरेशन सिंदूर के बीच में अमेरिका और चीन के तमाम जो स्टेटमेंट आए, क्या आपको लगता है कि वो तमाम देश जो किसी न किसी रूप में पाकिस्तान का समर्थन, मीडिएशन करते रहे हैं अभी तक, उनके लिए भी अब सोचने का क्षण आ गया है, यानी कि एक नई लक्ष्मण रेखा भारत ने खींच दी है कि या तो आप इस तरफ हैं या आप उस तरफ हैं। जहां सैन्य ताकतें आतंकवादियों को संरक्षण देंगी, उस देश के साथ किस तरह से डिप्लोमेसी और रणनीतिक बातचीत हो सकती है? देखिए, डिप्लोमेसी में हर देश ये देखता है कि उसके इंटरेस्ट में क्या है। अब चीन ये समझता आया है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसे वो इस्तेमाल कर सकता है भारत के खिलाफ। चीन नहीं चाहता कि भारत पूरी तरह से उभरे और चीन की टक्कर ले सके। चीन चाहता है कि भारत की इकोनॉमी को दबा के रखा जाए और उस पर जिस तरह से भी दबाव बने वो अच्छा है, और वो पाकिस्तान को इसके लिए इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान को हथियार देता है, पाकिस्तान को लोन देता है, इसी वजह से क्योंकि वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है। अब चीन की नीति में और नियत में बदलाव होना मुमकिन नहीं है। हमको इस बात को हमेशा अपने निगाह में रखना पड़ेगा। अब जहां तक अमेरिका की बात है, देखिए, अमेरिका जो है वो उसने जब उसकी जरूरत पड़ी पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। पहले सोवियत के खिलाफ कई साल तक जो लड़ाई चली उसमें पाकिस्तान का, हमेशा पाकिस्तान का वो ये सोच के चलता है अमेरिका कि इसको हम कभी ना कभी, हमको इसकी जरूरत पड़ सकती है। इसी वजह से अमेरिका खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं आता। हालांकि पाकिस्तान के टेररिज्म से जो रिश्ते हैं वो अमेरिका को पूरी तरह मालूम है, क्योंकि ये तो बात सबको मालूम है कि उसामा बिन लादेन को 5 साल तक पाकिस्तान में शरण दे के रखा गया और मारा भी वही गया। अमेरिका को अच्छी तरह पता था कि पाकिस्तान क्या कर रहा है,
बिल्कुल तो प्रभुदयाल जी, अमेरिका को किसी तरह के सबूत की जरूरत नहीं है। उसामा बिन लादेन को अबोटाबाद में जिस तरह से मारा गया और आतंकवाद को जिस तरह से फलता फूलता पाकिस्तान पाल रहा है वो भी उसको पता है। लेकिन क्या इस दौरान, इस 3 दिन के दौरान अमेरिका ने जब कश्मीर का नाम लिया तो भी भारत ने बहुत साफ कर दिया कि इस पे किसी तरह का कोई मसला नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, बात होगी तो अब पीओजे पे होगी। बिल्कुल पाकिस्तान को तो करारा जवाब दिया ही, और दूसरे देशों को, अमेरिका को ये स्पष्ट कर दिया कि देखिए आपका हमारे जो ये पाकिस्तान के साथ मसला है इसमें कोई आपका रोल नहीं है, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। और जो बाकी एक प्रॉब्लम है वो सिर्फ ये है कि पीओजे को भारत को वापस दिया जाए। हमें और किसी चीज से मतलब नहीं पाकिस्तान के, हमको पीओजे को वापस लेना है। अब देखिए, क्या ये पाकिस्तान से जो आतंकवाद पैदा होता है ये खत्म हो जाएगा? नहीं, पाकिस्तान की तो नस नस में आतंकवाद भरा है, तो हमको हमेशा तैयार रहना होगा कि अब वो किस तरह की हरकत करेगा और हमको फिर जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान जो है वो फेल्ड नेशन है, उसके पास इकोनॉमी जो उसकी वो बिल्कुल खराब हो गई है, बेड़ा गर्क हो गया है। वहां पर पॉलिटिकल टर्मोइल है, जो सबसे बड़ी पार्टी उसके लीडर इमरान खान को उन्होंने जेल में बंद करके रखा हुआ है। वहां पर पॉलिटिकल इतने डिफरेंसेस हैं कि लग रहा है बिल्कुल वो कंट्री टूट रही है। इसके अलावा बड़ी बड़ी इंसर्जेंसीज चल रही हैं। बिल्कुल प्रभुदयाल जी, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, सरकार के सामने बड़ा खतरा है, लेकिन उसके बावजूद आतंकवाद को लेकर सेना, सरकार और आतंकवादी संगठनों का जो गठजोड़ है वो इस 3 दिन के दौरान और साफ दिखाई दिया है, जब वो तस्वीरें सामने आ गई कि किस तरह से सेना आतंकवादियों को पूरा संरक्षण देती है, पालती पोसती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभुदयाल जी, आपका भी, मेजर जनरल आपका भी। और हम देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में डीजीएमओ स्तर की वार्ता जारी है। ऐसे में अब से और थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे बाद, 2:30 बजे के बाद भारत के डीजीएमओ और उस स्तर के अधिकारियों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पिछले 24 घंटे का एक असेसमेंट होगा, किस तरह से दोनों तरफ के हालात में क्या तब्दीली हुई है और आगे की रणनीति तय की जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। बदलो बदलो, आदत बदलो। बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सीमा पार से हुई गोलीबारी में बलिदान देने वाले जाकिर हुसैन के परिजनों से खीरी स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने परिजनों को सांत्वना दी और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। भारत और पाकिस्तान के सीज फायर का असर जम्मू कश्मीर समेत बॉर्डर से सटे अन्य इलाकों में कल रात देखने को मिला। भारत पाकिस्तान के संघर्ष और सीज फायर की घोषणा के बाद रविवार रात गोलीबारी या गोलीबारी की कोई घटना नहीं हुई, जिससे सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों ने चैन की सांस ली। इस बीच सेना ने भी दावा किया कि शांति बहाल है। भारतीय सेना ने आज बताया कि जम्मू कश्मीर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे अन्य इलाकों में बीती रात काफ़ी हद तक शांतिपूर्ण रही। किसी घटना की खबर नहीं आई। हाल के दिनों में ये ऐसी पहली रात रही जो सुकून में बीती। जम्मू शहर में स्थिति शांत और स्थिर दिख रही है। रात के दौरान ड्रोन गतिविधि, गोलीबारी या गोलाबारी की कोई खबर नहीं मिली। वहीं सीजफायर के बाद श्रीनगर के बाजार में लोगों की दिनचर्या सामान्य हो गई है। संघर्ष विराम के 40 घंटे से अधिक समय बीत चुका है और इलाके में जनजीवन सामान्य है। पंजाब के कई जिलों में स्कूल खुले हैं, जबकि फिरोजपुर में एहतियातन स्कूल बंद रखे गए हैं।
कश्मीर यूनिवर्सिटी की 14 मई तक होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। स्थगित किए गए पेपरों की परीक्षा की नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की ओर से कई भ्रामक खबरें और वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं। ऐसी ही एक पोस्ट में इस बात का दावा किया गया है कि एलओसी के पीर पंजाल में आर्टिलरी एक्सचेंज किए। साथ ही इस पोस्ट में ये भी दावा किया गया कि राजौरी में मंजाकोट में इस प्रकार की घटना हुई है। पीआईबी फैक्ट चेक की टीम ने इस पोस्ट को पूरे तरीके से भ्रामक बताया। पीआईबी ने अपनी पोस्ट में स्पष्ट किया कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं ताकि दहशत फैलाई जा सके। हमारे साथ 3 रिपोर्टर इस समय जुड़ रहे हैं। श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं अश्वनी, अमृतसर से गुरमीत और जयपुर से लक्ष्य आर्य। सबसे पहले अश्वनी, आप ही का रुख करते हैं और जानेंगे कि बीते 24 घंटे शायद किसी तरह की एक राहत रही है, किस तरह का अपडेट है, क्या वहां पे सीमावर्ती इलाकों में किस तरह की खबर आई आप तक? जी ऋतु, अगर देखें तो पिछली गुजरी रात यह बेहद शांत रही, चाहे वो एलओसी से सटे हुए इलाके हो, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे हुए इलाके हो। 22 तारीख को पहलगाम अटैक के बाद अगर देखें तो 24 तारीख से लगातार पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन कर रहा था। 2021 से हुए सीज फायर वायलेशन के समझौते को पाकिस्तान ने खुद ही तोड़ा था, जिसका प्रत्युत्तर मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा था। और पिछले 7 से लेकर 10 तारीख के जो ऑपरेशन रहे उस दौरान तो काफ़ी कुछ एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर काफ़ी कुछ गतिविधियाँ रहीं, आक्रामक गतिविधियाँ रही दोनों तरफ से। निश्चित तौर से अगर देखें तो इंटरनेशनल बॉर्डर से किसी तरह का कोई पलायन तो नहीं हुआ था, लेकिन एलओसी की अगर बात करें, चाहे वो टंगधार सेक्टर हो, केरन सेक्टर हो, करदा सेक्टर हो, उड़ी हो, बारामूला हो, पुंछ हो, राजौरी हो, इन सब क्षेत्रों में अगर देखें तो बड़ी संख्या में स्थानीय प्रशासन ने लोगों को एहतियातन खुद ही निचले सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया था। अभी अगर यहाँ की बात करें, कश्मीर की बात करें तो अगर उड़ी सेक्टर की स्पेसिफिक मान लीजिए बात करें तो वहाँ 6 गाँव में लोगों को जो अनएक्सप्लोडेड एक्सप्लोसिव्स थे उनको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करके ध्वस्त करके 6 गांव में लोगों को कह दिया गया कि आप वहाँ के जाकर रह सकते हैं। अन्य लोगों से कहा गया कभी आप अपने गांव की तरफ न जाएं क्योंकि गांव को सैनिटाइज किया जा रहा है, वहाँ पर अनएक्सप्लोडेड एक्सप्लोसिव होने की आशंका है और जो कि बम डिस्पोजल स्क्वाड और अन्य स्थानीय प्रशासन के लोग जाकर पूरे गाँव को सैनिटाइज करेंगे और उसके बाद उड़ी के बाकी 11-12 गाँव में जो लोग वहाँ से पलायन किए हुए हैं, पलायन नहीं किए हुए, सुरक्षित स्थानों पर ले जाए गए हैं, वो वहाँ पर शिफ्ट करेंगे। तो एलओसी के आसपास जो लोगों हैं, गांव हैं, वहाँ पर लोगों से ये कहा जा रहा है कि जब तक गांव को सैनिटाइज न कर दिया जाए, जब तक गांव को अनएक्सप्लोडेड एक्सप्लोसिव वहाँ से न समाप्त कर दिए जाए, न्यूट्रलाइज न किए जाए, अभी फिलहाल न जाए। वो प्रक्रिया 1 आध दिन में पूरी हो जाएगी। 6 गाँव में पूरी हो गई, बाकी गाँव में यहाँ पर उड़ी में और बारामूला में पूरा होना है। ये जो अभी खबर आ रही सूत्रों के लिहाज से वो ये है कि आज शाम तक जो है श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है वो उसका परिचालन शुरू हो जाएगा। श्रीनगर एयरपोर्ट अथॉरिटी को इस बात का वो था कि सेंटर से, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से जब भी हमको हरी झंडी मिलेगी हम जो है यहाँ से परिचालन शुरू कर देंगे। सूत्र ये बता रहे हैं कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कह दिया है कि यहाँ से जब भी उचित समझे परिचालन शुरू किया जा सकता है। तो आज शाम जो है संभवतः शाम तक श्रीनगर से फ्लाइट शुरू हो जाएंगी। यहाँ से बड़ी संख्या में लोगों को हज के लिए जाना है, बड़ी संख्या में लोगों को देश के अलग अलग हिस्सों में जाना है, तो ये परिचालन यहाँ से शुरू होना बेहद सुकून की बात है। एक चीज़ मैं और कहूँगा कि कल की अगर बात करें, दक्षिणी कश्मीर के 20 से ज़्यादा जिलों में स्लीपर सेल का बहुत बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। बहुत सारे लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनके पास जो है आपत्तिजनक सामग्री, डिजिटल डिवाइसेज और साथ ही साथ राष्ट्र विरोधी चीजें वो हुई हैं। बिल्कुल अश्विनी, 24 घंटे से जो स्थिति सामान्य है उसका एक बड़ा असर आम लोगों के जनजीवन में भी देखा जा रहा है। गुरमीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरमीत, बहुत तेजी से आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरह से पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में बीते 24 घंटे जो एक शांति रही है उसका किस तरह का असर दिखाई दे रहा है? देखिए ऋतु, इस समय मैं अमृतसर में मौजूद हूं और अमृतसर एक सीमावर्ती इलाका ही है और अगर मैं बॉर्डर एरिया की बात करूं तो बॉर्डर एरिया का हाल हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जो गांव भी हैं वहां पर भी लोग लगातार सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वहीं पर बने हुए हैं और जैसी दिनचर्या वैसी चल रही है। मगर इस समय मैं अमृतसर के उस इलाके में मौजूद हूँ, जैसे दिल्ली में कनॉट प्लेस है वैसे अमृतसर में लॉरेंस रोड बड़ी फेमस रोड है। तस्वीर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए
बड़े स्तर पर आज, हालांकि सोमवार है, लोग अपने दफ्तरों को जाते हैं, अपने वर्क स्टेशंस पर जाते हैं, मगर आप देखिए ये सामने लॉरेंस रोड है और ये बाजार है, बड़ा ही फेमस बाजार है अमृतसर का, जहां पर बड़े स्तर पर लोग पहुंच रहे हैं खरीदारी करने के लिए, घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, और बिजनेसमैन की तरफ से, जो ट्रेडर है उसकी तरफ से अपनी सारी दुकानें ओपन की गई हैं। और मार्केट जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, वो एक आम दिन की तरह ही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। तो इसे नोवेल्टी चौक कहते हैं और इसके पास ही सामने ही लॉरेंस रोड है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अब इसके साथ ही अगर बात करें पंजाब के और जिलों की, तो पंजाब के और जिलों में भी लगभग यही तस्वीर देखने को मिल रही है। चाहे वो सीमावर्ती इलाका हो, चाहे इंटीरियर हो, सब जगह शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज खुल गए हैं। सिर्फ कुछ जिले हैं जैसे अमृतसर है, तरन तारण, पठानकोट, बरनाला, फिरोजपुर, यहाँ पर स्कूल अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा आज नहीं खोले गए हैं, मगर बाकी के पंजाब में स्कूल खोल दिए गए हैं। सभी जिलों में कॉलेजेस खुल गए हैं, बच्चे स्कूल कॉलेज जाना शुरू हो गए हैं। और इसके साथ ही जो परीक्षाएं थी, कई जगह पर 17 तारीख तक परीक्षाएं निर्धारित थी, तो वो परीक्षा जो है वो अपने शेड्यूल के हिसाब से चलेंगी। ठीक गुरमीत, और जल्दी ये माना जा रहा है कि स्कूल कॉलेजेस भी खुल जाएंगे। जी गुरमीत, हमारे साथ लक्ष्य भी मौजूद हैं, जैसलमेर से जुड़े हुए हैं। लक्ष्य, जैसलमेर के लोगों ने और आसपास के लोगों ने बीती 3 रातों में देखा किस तरह से पूरा ब्लैकआउट हो जा रहा था, लेकिन 24 घंटे से जो एक तरह से एक सामान्य स्थिति है, उसका क्या असर है? क्या क्या प्रतिबंध या फिर जो एक तरह से जो रोक लगाई गई थी उन्हें उठा लिया गया है? किस तरह से आम जनजीवन पर एक सामान्य जनजीवन दिखाई दे रहा है अब? ऋतु, बिल्कुल सही कहा आपने। जो गत दिनों से जो लगातार जैसलमेर के साथ में जो सीमावर्ती जिले हैं राजस्थान के, वहां पे अनेकानेक एडवाइजरी जारी की गई थी, अनेकानेक निर्देश दिए गए थे, जिसके मद्देनजर जो आम जनजीवन है वो प्रभावित नजर आ रहा था। परंतु इसी के साथ में जो आम लोग हैं उन्होंने जो प्रशासन है उसका बेहतरीन तरीके से साथ दिया, जो ये निर्देश दिए गए उनकी पालना की गई। परंतु अब जिस हम देख सकते हैं जिस प्रकार से जो एग्रीमेंट के बाद में लगातार जो स्थितियां हैं वो सामान्य हो चली हैं, जो आम जनजीवन है वो दोबारा पटरी पर आता नजर आ रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो बाजार है वो खुल चुके हैं। मैं मौजूद हूं जैसलमेर के हनुमान चौराहे पे। मैं अनुरोध करूंगा मेरे सहयोगी हरीश को कि प्लीज एक बार आप पीछे दिखाएं किस प्रकार से लगातार जो आवागमन है वो नॉर्मल होता नजर आ रहा है। जो जैसलमेर लगातार अपने पर्यटकों के लिए जाना जाता है, और जिस प्रकार से जो आम जन है, आम जन के साथ में जो दुकानदार हैं वो भी खुश नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ में मैं सहयोगी में निवेदन करूंगा इधर थोड़ा फोकस करने के लिए मैं बात करना चाहूंगा। मेरे साथ में एक दुकानदार मौजूद हैं, बाजार खुल चुके हैं, साथ ही साथ में दुकानदार के तौर पे कैसा लग रहा है आपको? और अच्छा लग रहा है, सरकार निर्देश देती रहेगी, उनका पालन करते रहेंगे हम, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाजार खुला है तो, और सब कुछ अब जैसलमेर में नॉर्मल है एकदम। बिल्कुल, जिस प्रकार ऋतु आप सुन सकते हैं कि जो दुकानदार हैं वो खुश नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ में एक जो विश्वास है उनका कि जिला प्रशासन द्वारा या सरकार द्वारा जो निर्देश दिए जाएंगे उनकी वो बिल्कुल पालना करेंगे। साथ ही साथ में जो कुछ निर्देश हैं, कुछ जो प्रतिबंध है वो भी कायम है। जिस प्रकार से जो शैक्षिक संस्थान है, स्कूल कॉलेजेस हैं वो अभी भी बंद हैं। परंतु जो अच्छी खबर है कि जैसलमेर का जो एयरपोर्ट है उसके साथ में जो बीकानेर का नाल एयरपोर्ट है, 32 जो एयरपोर्ट खोलने की जो एडवाइजरी और जो निर्देश जारी हुए हैं उसमें बीकानेर के साथ में होती स्थितियों का बड़ा संकेत है कि देश में 32 एयरपोर्ट जिनको कि बंद किया गया था स्थायी तौर पर, उन्हें फिर से चालू कर दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी आपका, लक्ष्य आपका और गुरमीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर है कि आज शाम भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की वार्ता होगी। पहले ये वार्ता आज दोपहर में होनी थी, लेकिन अब ये नया अपडेट आया है कि आज शाम को भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ स्तर की बातचीत होगी। इस पर और जानकारी के लिए नंदिता डागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी नंदिता, क्या अपडेट है? ये बातचीत पहले दिन में होनी थी, अब शाम को होगी। जी, इसकी कोई वजह अभी हम कंफर्म तरीके से आपको नहीं बता पाएंगे ऋतु की। ये इंडिया और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की जो टेलीफोनिक वार्ता होने वाली थी वो क्यों डिले हुई है, ये आज दोपहर को 12 बजे शेड्यूल्ड थी, लेकिन अब ये शाम को है। इसका कोई वक्त भी अभी तक नहीं मुकर्रर किया गया है। मेरे ख्याल से अभी एटलीस्ट हमें तो नहीं, हमारे सूत्रों से पता चला है। आपको याद होगा कि शनिवार को यानी कि 10 मई को जब इंडिया के पीएमओ के सोर्सेज से ये खबर आई कि अब कोई भी पाकिस्तान ऐसा अटैक करेगा, टेररिस्ट अटैक करेगा, तो उसे एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और
पिछले 3-4 दिनों से, यानी 6 से 7 मई, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 के रात के टाइम जो भी पाकिस्तान ने प्रोजेक्टाइल्स, ड्रोन्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स सिविलियन ठिकानों पर, गांव में, रिहायशी इलाकों पर लोगों के ऊपर शेलिंग की है, उससे जाने गई इवन अस्पतालों, स्कूलों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, मंदिरों पर, तो क्रिश्चियन मिशनरी कॉन्वेंट्स पर भी, तो उसके जवाबी कार्रवाई में जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के जो एयर बेसेस थे उनको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, उनके हैंगर्स को, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को, रनवेज को। तो पाकिस्तान एक तरह से घुटने पर आ गया, अपने नीज पर आ गया और उसने हार मान ली। और इंडिया ने एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से करते हुए जब पाकिस्तान नेगोशिएट किया उनके डीजीएमओ ने कि आप हम आपसे बात करना चाहते हैं, तब ये सीज फायर की जो डील थी वो शनिवार को इस पर सहमति हुई थी। लेकिन फिर घंटों बाद, उसी दिन शनिवार की रात को 8 बजे फिर ताबड़तोड़ गोलाबारी और आर्टिलरी, जो बड़ी कैलिबर के वेपन्स थे, उनसे पूरी बॉर्डर और एलओसी पर शुरू हो गई। तो अब जब कल डीजीएमओ जो थे लेफ्टिनेंट जनरल घाये, उनसे मेरा सवाल भी था कि इसकी क्या वजह थी। बिल्कुल नंदिता, ऑपरेशन सिंदूर के बीच में ये दूसरी वार्ता होगी दोनों देशों की, भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ स्तर की बातचीत जो आज शाम को होनी है। बहुत धन्यवाद नंदिता। भारत और पाकिस्तान सीमा पर हुए सीज फायर के कारण घरेलू शेयर बाजार में आज भारतीय शेयर बाजार में रौनक बनी हुई है। भारतीय शेयर बाजार आज शानदार तेजी के साथ खुले और अभी सेंसेक्स 2500 अंक की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी भी 800 अंकों की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। ये तेजी भारत पाक तनाव कम होने के साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के तहत देश की सैन्य और रणनीतिक क्षमता के एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन के कारण देखी गई। बाजार खुलते ही आज खरीदारी का इतना जोरदार रुझान बना कि शुरुआती कुछ मिनट में ही स्टॉक मार्केट के निवेशकों की संपत्ति में 10.59 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हो गया। शुरुआती कारोबार में पीएसयू बैंक, आईटी और ऑटो सेक्टर में खरीदारी देखी गई। अभी तक के कारोबार में 42 शेयर पिछले एक साल के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचकर कारोबार कर रहे हैं। वहीं 21 शेयर पिछले एक साल के सबसे निचले स्तर पर तक गिर गए हैं। बाजार में जारी खरीद बिक्री के बीच 176 शेयर लिवाली के सपोर्ट से अपर सर्किट पर पहुंच गए हैं। वहीं 52 शेयर बिकवाली के दबाव की वजह से लोअर सर्किट पर आ गए हैं। साथ ही शेयर बाजार में रक्षा क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों में बढ़त देखने को मिली। जिन टेक्नोलॉजीज, भारत डायनेमिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसे अन्य रक्षा क्षेत्र के शेयरों में जबरदस्त कारोबार देखने को मिला है। और इसी के साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।